नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लौदारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल पर हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक। और आज का जो सेशन होने जा रहा है उसमें हम बात करेंगे स्लोप डेवलपमेंट की। जी हाँ दोस्तों, ढाल विकास या प्रवणता विकास पर आज हम पूरे डिटेल में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने डायरेक्टली सेशन की ओर, बिना समय गवाए बात करते हैं अपने मेन कंटेंट की। थोड़ा सा यहाँ पर आपका वक्त टाइम लगेगा, चलिए खैर आज जो है इसको स्किप करते हैं, है ना। प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे आप बीए फर्स्ट के हो, सेकंड या थर्ड ईयर के हो। इसके अलावा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रज्ञान हिंदी नाम का यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा बना दिया गया है, जहां पर आपको हिस्ट्री या पॉलिटी, जो जितने भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ में। चलिए, ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही थी, और अभी तक हम 1 2 3 यूनिट पूरी तरह कवर कर चुके हैं, और कल वाले सेशन के साथ ही यूनिट 4 भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, यूनिट 4 भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी कल के सेशन के साथ ही। तो मात्र 5वीं यूनिट इसमें बची है, 2 टॉपिक विशेष बचे हैं जिसमें 3 या 4 लेक्चर होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 5 दिनों की ये यात्रा और है आपके भौतिक भूगोल की। इसके साथ ही आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट में बात करें तो सबसे पहले हम ढाल विकास या प्रवणता विकास को समझेंगे, उसके बाद में हम इसके महत्व को देखेंगे, उसके बाद इसके एलिमेंट दैट मींस की ढाल के तत्व देखने वाले हैं, और लास्ट में ढालों का वर्गीकरण। ये चारों पॉइंट है, चारों पॉइंटों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए डायरेक्टली मूव करते हैं और एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले ढाल विकास या प्रवणता विकास या स्लोप डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें काम क्या होगा आपका, सबसे पहले तो अपने ब्रेन वॉश कीजिए और उसको फिट कर लीजिए कि चाहे ढाल विकास आए एग्जाम में प्रश्न के रूप में या प्रवणता विकास आए, कंफ्यूज नहीं हो गए आप लोग। ठीक है ना, ढाल विकास को ही यहाँ प्रवणता विकास भी कहा जाता है, इसलिए मैं दोनों पॉइंटों को, दोनों शब्दों को एक साथ रख करके लाया हूं, ताकि आगे चल करके कोई कंफ्यूजन ना रहे। कभी अगर टॉपिक में या कभी प्रश्न में या किसी बुक में ढाल की जगह प्रवणता का नाम दिया गया हो, शब्द दिया गया हो, तो आप लोगों को दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर। चलिए, बेसिकली दोस्तों हम जब ढाल विकास की बात करते हैं, अब चूंकि ढाल विकास ये कहेंगे ढाल वाला शब्द प्रवणता से ज्यादा थोड़ा व्यवहारिक है, इसलिए हम बार बार इस टॉपिक में ढाल वाले शब्द का ही प्रयोग करेंगे, जिससे कि पूरा टॉपिक व्यवहारिक बना रहे, उसकी समझ व्यवहारिक हो। ढाल की बात करें तो ढाल बेसिक तो जब आपने कल वाला सेशन देखा था, तो कल वाले सेशन से ही एक स्लोप टाइप का जो भी है ना, स्लोप से आप कल थोड़ा बहुत परिचित हो चुके थे। लेकिन स्लोप स्लोप आप में से जितने भी छात्र हैं, हर कोई समझता है कि स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होती है। जिससे आप ये मेरे पीछे जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें भी आपको एक ढाल नजर आ रही है, इसमें भी ढाल नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है ना। पहाड़ी पर कुछ इस प्रकार की ढाल होती है, कुछ इस प्रकार की ढाल देखने को मिलती है। ठीक है, तो वैसे जब हम इस ढाल को पढ़ना ही है, क्योंकि भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं और हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हर एक क्षेत्र को, हर एक पक्ष को विस्तार से पढ़ना होगा। उसी क्रम में जब हम ढाल की बात कर रहे हैं, तो ढाल भी कितने टाइप की हो सकती है, ये टाइप हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि ढाल क्या होता है। तो फोटो में देखिए, यही जो है ढाल होती है, जिस प्रकार से ढाल कटी हुई है, इसी प्रकार के जो स्लोप होता है, इसी को हम ढाल कहते हैं। अच्छा, इसका विकास की जब हम बात कर रहे हैं, ढाल विकास, तो ढाल विकास मतलब कुछ भी नहीं है। जो ढाल या जो स्लोप आप देख रहे हैं, एज इट इज यही है, बस ये कि थोड़ा सा इसको विस्तार में पढ़ना है। एग्जाम में प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए इसका जो बेसिक कंटेंट है उसके साथ में हम इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं, ताकि जल्दी से टॉपिक भी कवर होता चले और इसकी व्यवहारिक समझ भी हमें बन जाए। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ढाल विकास या प्रवणता विकास को साधारण भाषा में, प्रवणता विकास को साधारण भाषा में या व्यवहारिक भाषा में क्या कहते हैं, हम इसको ढाल कहते हैं। ठीक है, ढाल भूतल पर पाए जाने वाली भू आकृतियों का महत्वपूर्ण अंग होती है। जो ढाल होती है ना, ढाल जो होती है, पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियां पाई जाती हैं, उन सबके लिए ढाल बहुत जरूरी होती है, बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। अब सोच के देखिए ना, पृथ्वी पर कोई भी ऐसी भू आकृति या कोई भी भू संरचना, कोई ऐसी भू आकृति है जिसकी कोई ढाल ना हो? क्या पॉसिबल है ऐसा? तो कतई पॉसिबल नहीं है। बल्कि
पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियों का निर्माण हुआ, संरचना हुई है, प्रत्येक की संरचना में उस ढाल का महत्व आवश्यक रूप से रहा है या उसका सहयोग आवश्यक रूप से रहा है। तो किसी भी भू आकृति के झुकाव को इसका ढाल कहते हैं। चाहे भू आकृति कोई सी भी होगी, इवन आपकी जो बिल्डिंग है ना, जिस बिल्डिंग में, जिस मकान में आप रहते हो, उसकी भी ढाल होती है। वो खड़ी ढाल होती है, बट होती है। क्लियर है? उसी को हम ढाल कह रहे हैं, उसी को स्लोप कह रहे हैं, और उसी स्लोप को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा वृहद आकार में पढ़ेंगे, पहाड़ी बड़ी ढाल के रूप में इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो प्रवणता को ही हम साधारण भाषा में ढाल कहते हैं। और बेसिकली हो सकता है कि जब भूगोल की कोई अच्छी बड़ी किताब पढ़ोगे आप लोग, है ना, तो किसी फेमस राइटर की किताब पढ़ोगे तो वहां ढाल की अपेक्षा, ढाल के स्थान पर प्रवणता शब्द ही आपको पढ़ने को मिले। ठीक है? तो प्रवणता को हम साधारण भाषा में ढाल कहते हैं, और भूतल पर जितनी भी भू आकृतियां पाई जाती है ना, उस भू आकृतियों में ढाल का विशेष योगदान रहता है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से किसी भी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव इसका ढाल कहलाता है। इसे भूवैज्ञानिक भाषा में नति कहते हैं, डिफ, इसको डिफ कहते हैं। ठीक है ना? भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर दैट मींस की होरिजेंटल तल पर, है ना, होरिजेंटल क्षैतिज तल पर जो कोणीय झुकाव होता है, उसी कोणीय झुकाव को हम यहां ढाल के नाम से जानते हैं। क्षैतिज तल के साथ किसी शेल स्तर द्वारा बनाए गए कोण को नति कहते हैं। क्षैतिज तल के साथ, ध्यान से सुनते चलिएगा, पंच पूरा मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी। क्षैतिज तल पर अगर हम पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी का जो ये तल होगा, ये क्षैतिज तल हो जाएगा, ये नीचे वाला तल होगा, ये क्षैतिज तल हो जाएगा। ठीक है? तो क्षैतिज तल के साथ किसी शेल के द्वारा या शेल स्तर क्यों बोला गया है? शेलों के स्तर, है ना, चट्टानों का स्तर। ठीक है? तो चट्टानों के या शेल के स्तर द्वारा बनाए गए कोण को नति कहते हैं। ढाल लगभग क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर तक हो सकता है। क्षैतिज दैट मीन्स कि जहां 0 डिग्री होगा कोण, वो क्षैतिज कहलाएगा। ठीक है? क्षैतिज कहलाएगा। और जहां पर ऊर्ध्वाधर मतलब कि मैक्सिमम ऊर्ध्वाधर कितना हो सकता है? 90 डिग्री। ठीक है? तो क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर हो सकता है 0 डिग्री कोण से 90 डिग्री कोण तक का झुकाव हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे समझे कि झुकाव जो है, ये तल है, इससे ये पृथ्वी तल है, और ये झुकाव, ये कोण बना है। तो ये भी संभवतः स्लोप होगा। ठीक है? स्लोप होगा। इसके दूसरे फॉर्म को यदि हम देखें, इसको और खड़ा कर देते हैं, तो ये कोण अब यहां पर बढ़ता जा रहा है, तो ये भी संभवतः, है ना, स्लोप होगा। इस स्लोप का कोई सा भी, कुल मिलाकर कोई सा भी आकार हो सकता है, इवन 90 डिग्री तक का हो सकता है, 90 डिग्री तक का हो सकता है। ठीक है? तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का कोई सा भी स्लोप जो है ना, स्लोप, कोई सा भी स्लोप हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर की ओर आगे बढ़ता है। अतः ढाल भू सतह के भूपटल पर झुकाव को दर्शाता है। भू सतह के भूपटल पर झुकाव को दर्शाता है। अब सुनिए व्यवहारिक रूप से, जिस स्लोप डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस ढाल की हम बात कर रहे हैं, या प्रवणता की बात कर रहे हैं, इस प्रवणता को हम साधारण भाषा में ढाल कहते हैं। और पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियों का निर्माण हुआ है, उन सब में ढाल का विशेष योगदान रहा है। और जो ढाल होती है, इस ढाल को हम वैज्ञानिक भाषा में या भौगोलिक भाषा में कहें तो उसको हम डिप कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप कहते हैं। और जो ये डिप होती है ना, ये डिप जो है पृथ्वी के भूतल पर क्षैतिज से मतलब 0 डिग्री कोण से 90 डिग्री कोण तक हो सकती है। दैट्स ऑल। इसका झुकाव पृथ्वी के भूपटल पर होता है। जी हाँ, पृथ्वी के भूपटल की ओर इसका झुकाव होता है। अगर आप इसके, अभी देखिए, यहां पर कोण की बात करोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहां कोण की बात करोगे तो ये पृथ्वी की ओर झुकाव, है ना, स्लोप जो है पृथ्वी की ओर झुकाव को दर्शाता है, पृथ्वी के भूपटल की ओर झुकाव को दर्शाता है। अभी ये चैप्टर आपको और एकदम इजी होने वाला है, एकदम और मतलब कि क्लियर होने वाला है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे अभी आपने इसके महत्व को जैसे अभी आपने इसके अर्थ को समझा, अब इसके बाद महत्व वाले कॉन्सेप्ट को समझोगे तो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें एक्चुअल में क्या होता है ना कि इसको व्यवहारिक रूप से समझना तो बहुत इजी है,
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन इसको सैद्धांतिक रूप से समझना, क्योंकि ज्योग्राफी में भी जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द थोड़े ऐसे होते हैं कि उनको आसानी से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं कि आप लोग किताबी लैंग्वेज को पढ़े जरूर, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो व्यवहारिक बनाए, है ना, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बनाए, जिस प्रकार से या जिस रूप में हम उस कंटेंट को समझ पाए, अपनी रोजमर्रा के जीवन की अन्य बातों की तरह ही, अन्य तथ्यों की तरह ही, इसी प्रकार से इसको भी पढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का उद्देश्य ये है, तात्पर्य ये है कि जो अभी आपने लास्ट में जो अभी आपने ढाल विकास को देखा या ढाल विकास के परिचय को देखा, इसमें आपको 3-4 बातें प्रमुख है, बस उनको दिमाग में फिट करके रखना है। जैसे प्रवणता को ही ढाल कहते हैं, इसका झुकाव पृथ्वी के भूपटल की ओर होता है। प्रत्येक भू आकृति या आकृति के निर्माण या उसकी संरचना में ढाल का विशेष योगदान रहता है, और इस ढाल को हम वैज्ञानिक भाषा में या भौगोलिक भाषा में इसको डिप कहते हैं, जिसे हम हिंदी में नती कहते हैं। दैट्स ऑल। ये क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर की ओर जाता है ना, मतलब क्षैतिज से 0 डिग्री कोण से 90 डिग्री कोण तक ये इसका झुकाव हो सकता है। दैट्स ऑल। ये 4-5 बातें मात्र आपको याद रखना है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपका पूरी तरह कंप्लीट कवर होगा, और धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर बढ़ती जाएगी, जैसे ही आप ढाल के महत्व को भी क्लियर करोगे। इंपोर्टेंस ऑफ स्लोप, तो इसमें भी कुछ तथ्यों को हम फॉलो करने वाले, जैसे सुनिएगा, एक एक पॉइंट को 4-5 पॉइंट मात्र देने वाला हूं मैं इसके महत्व के रूप में। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। भूतल पर पाई जाने वाली विभिन्न भू आकृतियां विभिन्न ढालों के समूहों से बनती है। अब इसमें कोई डाउट है क्या, बताइए भाई। भूपटल पर मतलब पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियां बनती है, उन भू आकृतियों का निर्माण समूह ढाल के समूहों से ही होता है। चाहे आप पर्वत की बात करें, चाहे किसी आप घाटी की बात करें, किसी नदी तालाब की बात करें, आप किसी भी भू संरचना की बात कर लीजिए, प्रत्येक भू संरचना में, पृथ्वी पर बनी प्रत्येक संरचना में ढाल का प्रयोग होगा ही होगा, मतलब ढालों के समूह से ही बनती है। भू आकृतियों का विश्लेषण जब हमको करना होता है, किसी भू आकृति का जब विश्लेषण करना होता है, तो हमें उस भू आकृति की ढाल का अध्ययन करना पड़ता है दोस्त, तभी जाकर के उस भू आकृति को हम अच्छे से समझ पाते हैं। बात समझ आई? तो स्थल के निर्माण में ढाल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति पर ढाल का गहरा प्रभाव पड़ता है। मिट्टी और वनस्पति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा ना, जहां पर तीव्र ढाल होती है वहां वनस्पति नहीं होते, जहां पर तीव्र ढाल होती है वहां वनस्पति नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां की मृदा का अपरदन हो चुका होता है, नीचे की जो चट्टानें होती है वो बाहर आ जाती है। जब मृदा नहीं होगी तो वनस्पति का विकास कैसे होगा वहां पर, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि मृदा और वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तीव्र ढाल वाली जगह पर मृदा का अपरदन हो जाने से वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें भूमि उपयोग, कृषि, वनस्पतियों का विकास, परिवहन या अन्य मानवीय गतिविधियां, इन पर भी ढाल का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सभी पर, भूमि का उपयोग करने की बात हो, कृषि की बात हो, बस्तियां बसाने की बात हो, परिवहन हो, या कोई दूसरी मानवीय गतिविधियां हो। अब सोचिए ना, भूमि का उपयोग करना है, समतल जमीन है, कम ढाल वाली जमीन है, लगभग 4-5 डिग्री कोण वाली जमीन है, तो उस भूमि का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर वो खड़ी ढाल वाली भूमि है, तो क्या वहां पर आप कृषि कर पाओगे? क्या वहां पर आप किसी घर का, मतलब बस्ती या मोहल्ले का निर्माण कर पाओगे, विकास कर पाओगे? क्या वहां के लिए परिवहन की व्यवस्था कर पाओगे? कोई अन्य मानवीय एक्टिविटी, गतिविधि कर पाओगे? मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आई? इसीलिए कहा गया है कि इस ढाल पर ही ये सारी एक्टिविटी निर्भर करती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कृषि की विकास की जब हम बात करते हैं, तो कृषि पर ढाल का विशेष प्रभाव पड़ता है, ये आप सब भी बेसिकली जानते हैं। जैसे कि जब हम 10 डिग्री कोण तक की बात करते हैं ना, जहां पर 10 डिग्री कोण तक का झुकाव होता है, किसी ढाल का झुकाव 10 डिग्री कोण तक का होता है, थोड़ा, है ना, और स्लो करना है इसको। 10 डिग्री कोण तक का जो झुकाव होता है, 10 डिग्री कोण तक, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जैक्टली नहीं है, 10 डिग्री कोण तक का जो झुकाव होगा, वहां पर आप इन इलाकों में कृषि कर सकते हो, आसानी से कृषि कर पाओगे। लेकिन जहां पर इसका झुकाव का कोण अगर बढ़ जाए, 25 डिग्री के आसपास हो जाए,
तो वहां पर खेती करना, कृषि करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे इलाकों में सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है, सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। अब चूंकि आबादी वाले इलाके हैं, कृषि करना आवश्यक है, और ये वाली कृषि सीढ़ी नुमा कृषि से पहाड़ी इलाकों में जो जनसंख्या रहती है वो सीढ़ी नुमा कृषि करती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ढाल के कारण ही उनको सीढ़ी नुमा कृषि करना पड़ रहा है ना। तो विशेष प्रभाव पड़ता है। अच्छा, बात करते हैं ढाल के तत्वों की, एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से थोड़ा समझना होगा। थोड़ी सी डाउट जो है यहां पर रह सकता है आप लोगों को, और डाउट खत्म करना है ना, तो एक ही तरीका है, जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं इनको बस याद कर लीजिए। 4 नाम जो दिख रहे हैं ना, इनको याद कर लीजिए। ये ढाल घाटी जो है, ढाल है ना, इस ढाल के नाम है, क्या क्या नाम है? सिक्रिय उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मक या अपतलता। ये 4 नाम है। इन चारों नामों को आपको विशेष रूप से याद करने की आवश्यकता है। पहले आइए एक एक करके थोड़ा सा इनको समझते हैं, उसके बाद में हम इसको याद भी करेंगे। देखिए, उत्तलता, इसको इंग्लिश में हम कन्वेक्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्सिटी। देखिए दोस्तों, ये चित्र मैंने इधर इधर की जगह ना इधर इसीलिए लगाया ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। थोड़ा सा इसको समझना होगा, वेल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस चित्र की। देखिए, एक ढाल है, उस ढाल के हमेशा 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप होते हैं, माफ कीजिएगा 4 टाइप होते हैं एक ढाल के। 4 अवस्थाओं में वो ढाल पाई जाती है। सबसे ऊपर की जब बात करते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया है एक पहाड़ी की ढाल का, तो पहाड़ी के ढाल का सबसे ऊपर की जो ढाल होगी, सबसे ऊपर की जो ढाल होगी, वो बहुत ज्यादा मंद ढाल होती है, मंद। वहां पता भी नहीं चलता कि आप ढाल पर हो, लेकिन वह ढाल होती जरूर है। कोई भी पर्वत जो होता है ना, उसका एक शिखर जरूर होता है। तो ऊपर जाकर के बाद में सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, उसके ऊपर जो स्लोप होता है ना, वो बहुत मंद होता है, बहुत कम होता है। उसी को हम कहते हैं शिखरीय उत्तलता। क्या कहते हैं? शिखरीय उत्तलता। उसके बाद में जैसे उस शिखरी उत्तलता से नीचे आओगे ना, तो नीचे वाला पार्ट जो मिलेगा आपको एकदम सीधी घाटी वाला मिलेगा। कौन सा? सीधी घाटी वाला। ठीक है, सीधी घाटी वाला। उस सीधी घाटी वाले पार्ट को, जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हैं यहां पर, ये सीधी घाटी, ठीक है, ये सीधी घाटी एक समय में आकर ये भी समाप्त हो जाता है। सीधी जो खड़ी घाट होती है, ठीक है, तो खड़ी ढाल इसको बोलते हैं। इसी वाले पार्ट को हम बोलते हैं मुक्त पृष्ठता। क्या बोलेंगे? मुक्त पृष्ठता। उसके बाद में तीसरा जो इसका पार्ट है वो प्रारंभ होता है मुक्त पृष्ठता के बाद से, जो कि और अब धीरे धीरे स्लोप होना प्रारंभ हो रहा है, धीरे धीरे स्लोप होना प्रारंभ होता है। चाहे घाटी आप किसी भी पर्वत की देखिएगा, इसी प्रकार से 4 पार्ट में घाटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये फिर सबसे ज्यादा मंद ऊपर वाली होती है, ठीक है ना। उसके बाद में सरल रेखात्मक, मतलब एक सरल रेखा की तरह ये घाटी दिखाई देती है, ढाल दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम ही सरल रेखात्मक है, ठीक है, सरल रेखात्मक के रूप में। और उसके लास्ट में जब ये ढाल भी समाप्त हो जाती है, तो सबसे आखिरी में पर्वत के नीचे नीचे वाला पार्ट जो होता है, उसे हम अपतलता कहते हैं। इसका फैलाव बहुत दूर तक होता है, इसका फैलाव बहुत दूर तक होता है, बहुत दूर तक। बहुत दूर बोले तो इसका अंतिम छोर भी हो सकता है। ऐसे मान लो कि पहाड़ के बगल में से नदी निकल जा रही है, तो नदी तक हो सकता है उसका फैलाव, या किसी मैदान तक हो सकता है, किसी, है ना, जो मैदान होगा आसपास में, उस मैदान तक उसका फैलाव होगा। तो ये ढाल भी बहुत ज्यादा मंद होती है। अब चारों ढालों को हम थोड़ा सा कंटेंट के साथ पढ़ेंगे, आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले लीजिए आप उत्तलता, मतलब शिखरीय उत्तलता, कॉन्वेक्सिटी। क्या कहा जा रहा है इसमें? पर्वतीय ढाल से सबसे ऊपरी भाग में उत्तल उत्तल ढाल पाया जाता है। पर्वतीय ढाल से सबसे ऊपरी भाग में, पर्वतीय जो पर्वत का ढाल होता है, उस ढाल में सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम उत्तल ढाल कहते हैं, जिस कारण से इसे शिखरी उत्तलता भी कहा जाता है। सामान्यतः ये पहाड़ी के ऊपरी भाग में ही पाई जाती है। दैट्स ऑल। कंटेंट इतना इजी नहीं है किताबों में, जितना मैं थोड़ा इजी करके लाया हूं इसको, ताकि थोड़े समझने में, है ना, समझने में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो शिखरीय उत्तलता किसे कहेंगे? पर्वतीय ढाल के सबसे ऊपरी वाले भाग को। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड पॉइंट में बात करें मुक्त पृष्ठता की, जो सेकंड जो खड़ी ढाल है, खड़ी ढाल ये वाला हिस्सा है ना, पॉइंट नंबर 2 वाला हिस्सा, इसमें इसमें अगर बात करें हम ढाल की, तो ये प्राय उत्तल ढाल के नीचे होता है। जो उत्तल ढाल के नीचे, ठीक है ना, शिखरी उत्तलता वाले ढाल के नीचे बेसिक पॉइंट है। ये खड़ी दीवार की भांति तीव्र ढाल के रूप में दिखाई देता है, एकदम खड़ा, मतलब
90 डिग्री तो नहीं है लेकिन उसके जैसा ही नजर आता है। ये नग्न चट्टानों से युक्त परंतु किसी भी प्रकार के अपसादी आवरण से मुक्त होता है। नग्न चट्टानों, क्यों? क्योंकि ये चूंकि खड़ी ढाल है, खड़ी ढाल जो बनी है चट्टानों से, इस चट्टान के ऊपर अगर मिट्टी होगी भी ना तो उसका भी जल्दी अपर्दन होकर के वो भी नीचे गिर जाएगी, उसका नीचे की परत में जमाव हो जाएगा, वहां से हट जाएगी, इसलिए वहां सिर्फ चट्टान नजर आती है, वहां सिर्फ चट्टाने नजर आती है। ठीक है, इसका कारण तीव्र ढाल पर किसी भी प्रकार की चट्टानी अवसाद ठहर नहीं पाती, यही कारण होता है, कोई अवसाद ठहर नहीं पाता, नीचे की ओर चला जाता है। क्लियर है? तो इस वाले पार्ट को, जो खड़ी ढाल वाला पार्ट है ना, उसको हम मुक्त पृष्ठता कहते हैं, फ्री सरफेस कहते हैं। आगे बात करते हैं इसके तीसरे टाइप की। तीसरा टाइप है सरल रेखात्मक। सरल रेखात्मक, इसमें जो आपने पॉइंट नंबर 3 वाली ढाल देखी है, आपने पॉइंट नंबर 3 वाली ढाल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये कैसा है दोस्तों? एक सरल रेखा की तरह है, इसमें ढाल नजर आ रहा है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेट नहीं आ रहा है। तो मुक्त पृष्ठ वाला जो पार्ट है, इसके नीचे वाला जो ढाल है उसको हम सरल रेखा के रूप में देखते हैं, जिसे सरल रेखीय ढाल कहते हैं। और समरूपता के कारण इसे समढाल या स्थिर ढाल भी कह दिया जाता है। इस ढाल पर सेल मलबा का निक्षेप आसानी से हो जाता है। सेल मलबा का निक्षेप, कौन सा सेल मलबे का निक्षेप होता है दोस्त? तो ये 2 नंबर पॉइंट वाला जो ढाल थी मुक्त पृष्ठता, यहां से जो अपसाद क्षरण होकर के या अपर्दन होकर के नीचे गिरेंगे, वो कहां पर जमा होंगे? तो 3 नंबर वाले पे, मतलब सरल रेखात्मक वाले ढाल पर जमा हो जाएंगे। और इसीलिए ये धीरे धीरे और मोटी होती चली जाती है, ढाल और मंद होती चली जाती है। बात समझ आई? इसलिए कहा गया कि सेल मलबे का निक्षेप इसी परत पर होता है, जिस कारण इसे मलबा ढाल भी कहा जाता है। ऊपर से जितना भी मलबा गिर रहा है पॉइंट नंबर 1 से या 2 से, वो सारा मलबा कहां जमा हो जाता है? 3 नंबर पर हो जाता है, मतलब सरल रेखात्मक पर जमा हो जाता है, इसलिए इसको मलबा ढाल के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 4 में अगर बात करें तो अवतलता। अवतलता किसी भी आदर्श जो पहाड़ी है, आदर्श पहाड़ी, किसी भी आदर्श पहाड़ी ढाल के सबसे निचले भाग में अवतल ढाल मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, सबसे नीचे पहाड़ी के सबसे नीचे वाला भाग जो होगा वो अवतल ढाल होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका अवतल ढाल होगा, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अवतल सबसे नीचे वाला पार्ट, ये अवतल ढाल आगे चलकर धीरे धीरे घाटी की तली में विलीन हो जाता है, घाटी की तली में विलीन हो जाता है। ये जो घाट है ना, ये जो ढाल है, ये ढाल प्रारंभ में देखने को मिलेगी लेकिन आगे चल करके बिल्कुल समाप्त सी हो जाएगी, ढाल रहेगी लेकिन बिल्कुल नजर नहीं आएगी। जैसे जैसे इसका विस्तार होता जाता है वैसे वैसे ढाल भी अपने आप कम होता चला जाता है, इसका विस्तार काफी आगे तक होता है, जैसे मैंने बताया अपने नजदीकी नदियों तक या किसी मैदान तक, तो एक विस्तार होता है इसका, काफी अच्छा खासा विस्तार होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में वर्गीकरण पर बात करते हैं। वर्गीकरण मतलब कि इसके टाइप, कितने टाइपों में इसको बांटा गया है, कितने प्रकारों में इसको बांटा गया है। तो इसका वर्गीकरण जब करते हैं तो बेसिकली इसका 4 प्रकार के वर्गीकरण देखते हैं। जननिक वर्गीकरण, जेनेटिक क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, या उसको उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर इसको बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ ओरिजिन। वही निर्माण की अवस्था के आधार पर, ठीक है ना, क्रिएशन, स्टेज ऑफ क्रिएशन के आधार पर, या फिर ढालों के तत्व के आधार पर, एलिमेंट के आधार पर। तो ये 4 टाइप हम यहां पर देखने वाले हैं। चारों टाइप को थोड़ा सा चलिए इस पे समझेंगे। जननिक वर्गीकरण के अंतर्गत देखें तो इसको 2 आधारों में बांटा गया है। जननिक वर्गीकरण को भी 2 आधारों में इसको बांटा गया है। जननिक वर्गीकरण, जेनेटिक क्लासिफिकेशन को कहा गया है। तो जेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है उसको 2 प्रकारों में बांटा गया है, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक मतलब कि पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल के कारण जिन ढालों का निर्माण हुआ है उनको हम अंतर्जनिक या इंडोजेनिक स्लोप कहते हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए, पृथ्वी के बाहरी बलों के कारण जिन भू आकृतियों का निर्माण हुआ है, जिन ढालों का निर्माण हुआ है, उसे हम बहिर्जनित ढाल कहेंगे, एक्सोजेनेटिक स्लोप कहेंगे। सिंपल है ना? इसी प्रकार से इस नाम डिफिकल्ट है, अर्थ बहुत इजी है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, भाई उत्पत्ति कैसे हुई है? अब कहीं कहीं पर बहुत सारी चीजें मैच होगी। जैसे अंतर्जनित ढाल की बात करेंगे, अंतर्जनित ढाल मतलब कि पृथ्वी की अंदर जो संरचनाएं हो रही है, हलचल हो रही है, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रही है, और भी कई सारी एक्टिविटी होती है, उसके कारण जब पृथ्वी पर पहाड़ खड़े हो जाते हैं, कहीं भ्रंश पड़ जाते हैं, पृथ्वी में बलन पड़ जाता है ना, तो वो क्या है, उनमें भी ढाल बनेगी ना।
तो वो अंतर्जनित बल का उदाहरण हो जाएगा। उसी को आप विवर्तनिकी ढाल पर भी देखिए, यहां पर मैच हो रहा है इसका अंतर्जनित ढाल वाला, यहाँ विवर्तनिकी ढाल पर मैच हो रहा है। विवर्तनिकी मतलब क्या, अरे यहाँ पृथ्वी के भूगर्भ में जो हलचलें हो रही है उससे जिनका निर्माण होगा, जिस भू आकृति का निर्माण होगा उसे हम विवर्तनिकी ढाल के अंतर्गत कह देंगे। जैसे वलन की क्रिया होना, भ्रंश पड़ जाना, भूपटल पर बड़े बड़े उत्थान हो जाना, जैसे कि बड़े बड़े पर्वत, अपतलन, कल पढ़ा था आपने, अपतलन देखा था है ना, अपतलन हो जाना एकदम खाई जैसा। तो ये सब क्या है, ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया हमने। तो वर्गीकरण हम चार प्रकार से कर सकते हैं, बेसिकली चार प्रकार से करते हैं। जननिक वर्गीकरण मतलब कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो ही टाइप होंगे इसके, अंतर्जनित और बहिर्जनित। उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो विवर्तनिकी, पृथ्वी के भूगर्भ में जो हलचलें हो रही है उसके कारण उत्पन्न ढाल, या अपर्दनात्मक। अपर्दनात्मक, इन ढालों का निर्माण जो है अपर्दन के कारण हो रहा है। जैसे नदी अपर्दन करके ले जाती है, नदी बहकर जाती है अपर्दन करते हुए, मिट्टी को अपने साथ लेकर जाती है, तो क्या होता है, वी आकार की घाटी बन जाती है, दोनों तरफ से अपर्दन करेगी। हिमनद, अरे भाई अब बड़े बड़े हिमनद होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, वहां से बर्फ पिघलकर नीचे की ओर आता है, तो उस जल के, उस बर्फ के साथ में उस पहाड़ी की मिट्टी भी साथ नीचे आती है, मिट्टी छोटे मोटे जो चट्टाने होती है वो भी नीचे आती है। हवा के माध्यम से अपर्दन होता है, सागरीय तरंगों के माध्यम से अपर्दन होता है। तो इससे जो ढाल बनेगी वो अपर्दनात्मक ढाल कहलाएगी। संरचनात्मक ढाल की बात करें तो जो ये अपर्दन हुआ है, ये अपर्दन का मटेरियल कहीं तो उड़ करके जाएगा। अरे नदी बहाव करके ले के जा रही है तो वो जो मिट्टी बहाकर ले जा रही है नदी, वो कहीं तो छोड़ के जाएगी। तो जहां छोड़ेगी, जो हिमनद का ऊपर से मिट्टी और पत्थर बहकर आए थे बर्फ के साथ, तो वो कहीं तो रुकेंगे। हवा जो यहां से कोई मटेरियल, कुछ पदार्थ उड़ा करके ले जा रही है अपर्दन करके, वो पदार्थ कहीं तो छोड़ेगी। तो जहां पर भी ये सब मटेरियल जो पदार्थ है, ये अपर्दन के माध्यम से जहां पर जमा होता है, जमा होने से क्या होगा, नई स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। और उन्हीं नई स्थलाकृतियों को, नई स्थलाकृति मतलब कोई भी स्थलाकृति हो बिना ढाल के बन नहीं सकती है, तो स्थलाकृति का निर्माण होगा मतलब नई ढाल का निर्माण होगा, और उन्हीं ढालों को हम संरचनात्मक ढाल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर तीन आदि प्रकारों में बांटा गया है, विवर्तनिकी ढाल, आवर्तनात्मक ढाल और संरचनात्मक ढाल। विवर्तनिकी ढाल, ठीक है, याद रखिएगा, तीनों का अर्थ याद रखिएगा, एकदम इजी हो जाएगा आपको समझना। इसके अलावा बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की, नेक्स्ट वर्गीकरण की। तो भाई निर्माण के आधार पर भी जो है इसका वर्गीकरण किया गया है, निर्माण के आधार पर भी। वो दो टाइप बताए, एक प्राथमिक हो सकता है और द्वितीय हो सकता है। क्या मतलब हुआ, देखिए इस वर्ग में विवर्तनिकी क्रिया या बाहरी अपर्दनकारी शक्तियों से जो ढालें उत्पन्न होती है उनको इसमें शामिल किया गया है। पृथ्वी के अंदर है ना, और पृथ्वी के बाहर दोनों प्रकार के बलों से जो आकृति या जो ढाल निर्मित होती है उनको इस प्राथमिक ढाल में शामिल किया जाता है। नदी की अपर्दन क्रिया से क्या होता है, वी आकार की घाटी बनती है, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात ऐसी भू आकृतियों का निर्माण होता है। ये सब खड़े ढाल वाली स्थलाकृतियां होती है। इसी तरह से द्वितीय ढाल में प्राथमिक ढाल पर अपर्दन के प्रभाव से गौण अथवा अपढालों का निर्माण होता है। जो प्राथमिक ढाल है उनका जब अपर्दन होता है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे इनका स्लोप, ये ढाल कम होती चली जाती है, इसी को हम द्वितीय ढाल कह देते हैं। तो दो प्रकार की ढाल निर्माण के आधार पर होगी। लास्ट वाला बचता है ढाल के तत्व के आधार पर, एलिमेंट के आधार पर। तो एलिमेंट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तत्व तो हम पढ़ चुके हैं ना, ढाल के तत्व वही चार तत्व, चार टाइप, कन्वेक्स, नो फ्री प्रेस, ठीक है, मिडल पार्ट और कॉनकेव स्लोप। उत्तल ढाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो तत्वों में पढ़ाया था आप लोग। उत्तल ढाल, पर्वत के शिखरीय ढाल, उसको उत्तल ढाल कहते हैं हम, पर्वत के सबसे ऊपर वाली ढाल को, बहुत मंद होती है। ये ढाल निचले भाग में तीव्र होता है परंतु ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे मंद होता चला जाता है। पहाड़ी के शिखर पर होने के कारण इसे शिखरीय उत्तलता कहते हैं, ठीक है, एक टाइप। इसके बाद में तीन टाइप इसके ये रहे आपके, मुक्त पृष्ठ ढाल, ये सेकंड टाइप वाला, सेकंड वाला कौन सा, ये सेकंड वाला, फ्री पेस वाला। मुक्त पृष्ठ ढाल शिखरीय उत्तलता के ठीक नीचे, शिखरीय उत्तलता के ठीक नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नीचे मुक्त पृष्ठ ढाल होता है। ये तीव्र होता है, सीधी घाटी की तरह होता है एकदम, है ना, सीधी घाटी दिख रही है, सबसे ज्यादा सीधी घाटी यही दिख रही है आपको, ठीक है। तो तीव्रता के कारण इस पर कोई जमाव नहीं हो पाता है, ये नग्न चट्टानों का बना हुआ होता है।
वहीं जब हम इसके नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे, इस वाले पार्ट की, तो ये एक समतल की तरह, मतलब एक समान रेखा की तरह नजर आता है, ये कम खड़ा होता है। ठीक है, तो मुक्त पृष्ठ ढाल के नीचे सरल रेखा ढाल स्थित होती है, इसका जो झुकाव होता है ना वो कम होता है कुल मिलाकर के, तो इस कारण से ये एक समतल रेखा की तरह नजर आता है इसको, इसीलिए इसको सरल रेखा ढाल कहा जाता है या नो मिडल पार्ट कहा जाता है। इसके अलावा अवतल ढाल, अवतल ढाल सबसे लास्ट वाली ढाल, सबसे लास्ट वाली जिसका फैलाव सर्वाधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। अवतल ढाल किसी भी आदर्श ढाल के निम्नतम भाग में पाई जाती है, कोई भी आदर्श ढाल होगी, वो चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, या कोई भी भू आकृति हो, स्थलाकृति हो। सबसे नीचे वाले पार्ट को अवतल ढाल कहते हैं। ये किसी पहाड़ी के गिरिपद पर स्थित होता है। जैसे पहाड़ी है तो पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी वाले ढाल की, तो उसे गिरिपद मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट को हम गिरिपद कहते हैं। उस गिरिपद से नदी या जलोढ़ मैदान तक उसका विस्तार हो सकता है, मतलब काफी लंबा विस्तार होता है, और जैसे जैसे इसका विस्तार होता चला जाता है वैसे वैसे इसकी ढाल कम होती चली जाती है। दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स ऑल। बस आज का टॉपिक जो है यहीं तक था। उम्मीद करता हूं चारों पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझ आए होंगे, जो हमने चारों पूरे विस्तार से बात की है। ठीक है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कोई डाउट जाए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और रिवीजन लगा ले तुरंत, सेशन के तुरंत बाद ही। अगर आप एक रिवीजन इससे लगा लेते हैं अभी अभी तुरंत बाद ही, तो आपका टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जियोग्राफी में सिर्फ जियोग्राफी नहीं यार, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर हम किसी किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं। तो जब किसी टॉपिक को एकदम पहली बार पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा बहुत डाउट रह ही जाता है, आसानी से व्यवहारिक रूप से समझ नहीं आ पाता। अंडरस्टैंडिंग दो ही प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो देखिए यार, 10th 12th क्लास तक जो आपने रटन विद्या के रटन प्रोसेस के माध्यम से जो रट्ठा मारा है, एक याद करने का तरीका वो होता है, और एक याद करने का तरीका होता है कि उसको व्यवहारिक रूप से समझ ले, उस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट क्या है। दो ही तरीके होते हैं किसी भी चीज को याद करने के। तो अब चूंकि हम यहाँ पर रटन प्रोसेस तो ले नहीं सकते ना, रटन प्रक्रिया तो अपना नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हमें व्यवहारिक रूप से समझना पड़ेगा। अब व्यवहारिक रूप से समझने के लिए भी कुछ शर्तें होती है। यदि किसी टॉपिक पर पकड़ आपकी अच्छी है तो आपको वो टॉपिक जल्दी समझ आ जाएगा। यदि किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आपको अच्छा है तो वो टॉपिक जल्दी समझ आ जाएगा। या आपने उस टॉपिक को पहले कई बार पढ़ा है तो भी आपको वो जल्दी समझ आ जाएगा। ऐसी कई शर्तें लागू होती है आपके जीवन, सभी के जीवन काल पे, है ना। तो इसलिए चिंतित ना हो अगर समझ कम भी समझ आया हो, ना समझ आया हो तो। नया कॉन्सेप्ट था, पहली बार संभव था अपने जीवन काल में, पहली बार ये ढाल वाला टॉपिक इतने डिटेल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बस इसका तुरंत रिवीजन यदि आप लगा लेते हो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपर्दन चक्र, डेविस और फ्रैंक, ये अपर्दन चक्र वाला सेशन हम कल वाली क्लास में लेने वाले हैं। ठीक है, कल वाली क्लास में लेने वाले हैं। क्या हुआ भाई, अच्छा बंद हो गया। ओके, ठीक है। लेक्चर नंबर 23 में कल साइकिल ऑफ इरेशन पर हम चर्चा करेंगे, अपर्दन चक्र पर चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा और याद दिलवा दूं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की नोट्स की लिंक अवेलेबल है। बाद में कमेंट करके ना पूछे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो की, जल्दी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी आवश्यक इंपॉर्टेंट लिंक दी गई है, जैसे व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उनको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। यदि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना अति आवश्यक है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।